हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के लिए आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि ये कक्षाओं को पूरा देख रहे होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। साथ ही साथ इन कक्षाओं में मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज भी साथ में करवाता हूं, तो आपको वापस से पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो यहीं पर अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में कर लेते हैं। हम लोग हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर यानी कि सदिश टॉपिक। और सदिश के अंतर्गत आप लोगों को बता दिया गया था कि सदिश होते क्या हैं, सदिशों का योग कैसे किया जाता है, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, और हम जो है सदिश का एक अदिश राशि से गुणा करते हैं तो क्या होता है, यहां तक की बातें अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन जो है हमारे दो सदिशों के बीच में जो है संबंध किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में जानेंगे, या फिर यूं कहें कि दो सदिश समांतर सदिश हैं, इस बात के लिए क्या कंडीशंस होती है, इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग जो हैं अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। आंतरिक और बाह्य विभाजन के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अगर यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं कि अनुपात अगर आपको नहीं दे रखा हो, क्या अगर आपको जो है आंतरिक और बाह्य विभाजन का ये अनुपात नहीं दे करके सीधे सीधे आपसे पूछा जाए कि पॉइंट जो है वो तो दे दिया और अनुपात पूछा जाए, यानी देखो अनुपात दे करके पॉइंट पूछा जाएगा तब तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर पॉइंट दे करके अनुपात पूछा जाए यानी एम और एन की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप वहां पर ये करना कि जो अनुपात मानेंगे तो आप लिख लेवे कि अनुपात अनुपात हमेशा हमेशा एम अनुपात एक मानेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो है अनुपात जो मानेंगे वो एम अनुपात एक मानेंगे, यानी जो अनुपात माना जा रहा है उसमें एक अनुपात की वैल्यू आप एक रखना, दूसरा वाले को जो है आप वेरिएबल रख लेना एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस कोई भी। फिर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एन की जगह पर तो 1 हो जाएगा, और ए और बी दे ही रखा होगा, सी दे ही रखा होगा, तो एक एम की वैल्यू निकल करके आ जाएगी और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस अनुपात में जो है ये पॉइंट बांट रहा था। क्योंकि उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पॉइंट देकर अनुपात पूछे ये जरूरी नहीं है, अनुपात देकर के पॉइंट भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि दो समांतर सदिश अगर हैं, है ना, दो पैरेलल वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो उनमें संबंध क्या होता है। लिखेंगे हेडिंग दो समांतर सदिशों, दो समांतर सदिशों, दो समांतर सदिशों में संबंध। ठीक है, तो दो समांतर सदिश दो पैरेलल वेक्टर्स के अंदर क्या संबंध होता है वह हमें जानना है। तो देखिएगा दो समांतर सदिशों में संबंध क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास में एक तो ए और दूसरा है बी, यानी ए तथा बी दो समांतर सदिश है, ए तथा बी समांतर सदिश। ठीक है, तो ए और बी क्या है, दो समांतर सदिश है, तो इन दोनों के मध्य एक संबंध होगा, और वह संबंध ये होगा कि जो ए वेक्टर है आप उस ए वेक्टर को जो है किसी न किसी संख्या के गुणांक के रूप में बी वेक्टर को भी लिख पाएंगे, यानी कि ए वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, लेमडा बी वेक्टर के बराबर होगी। और लेमडा जो है यहाँ पर ये क्या है, तो यह एक कोई अदिश राशि है। क्या है, ये कोई एक अदिश राशि है, तभी जो है ये ए और बी दोनों क्या होंगे, समांतर सदिश होंगे, अन्यथा ए और बी दोनों समांतर सदिश नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर
लेमडा जो है लेस देन 0 आ जाए तो फिर ये विपरीत सदिश कहलाएंगे, यानी विपरीत समांतर सदिश कहलाएंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि अगर लेमडा ग्रेटर देन 0 है, क्या लेमडा ग्रेटर देन 0 है, तब तो ये क्या कहलाते हैं, समांतर सदिश कहलाते हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश। और यदि लेमडा जो है वो लेस देन 0 है तो फिर ये विपरीत सदिश कहलाएंगे, विपरीत सदिश। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स कहलाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है एक तो पहला पॉइंट हो गया कि अगर ए और बी दो समांतर सदिश है और दोनों में क्या संबंध होगा, तो इनके बीच में ए या बी में से एक वेक्टर ऐसा होगा जो दूसरे का लेमडा टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेमडा ग्रेटर देन 0 है तो समांतर सदिश, लेमडा लेस देन 0 है तो विपरीत सदिश। ये इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब इसी के अंदर ये भी ध्यान रखें कि हम जो है यहाँ पर दो अगर सदिश हैं और वो दोनों आपस में समांतर हैं तो उन दोनों सदिशों को आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, तो जैसे ए और बी दोनों समांतर सदिश हैं तो आप इनको ये लिख सकते हैं कि x टाइम ए वेक्टर और y टाइम बी वेक्टर। ठीक है, और दोनों का योग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। x टाइम तो हो जाएगा ए वेक्टर और y टाइम आ जाएगा बी वेक्टर। अगर बराबर 0 आ रहा है तो हम इन्हें जो है ए और बी को क्या कहेंगे, समांतर सदिश कहेंगे। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखें कि अगर ऐसा हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर है, ये कोई जरूरी नहीं है। इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। क्लियर, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है तो ये कंडीशन फॉलो होती है कि दोनों वेक्टर का किसी भी दो जो है आपके अदिश राशियों से गुणा करेंगे और उनका योग निकालेंगे तो 0 आएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि दो वेक्टर है और उनका किसी दो अदिशों से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 आ रहा है यानी वो पैरेलल होंगे। नहीं, पैरेलल है तो ये होगा, ये है तो पैरेलल होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपके आगे काम आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसी पॉइंट पर आधारित मैं आपको आगे 3 कंडीशंस भी लिखवाने वाला हूं। अब देखिए क्या कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये है कि अगर हमारे पास x टाइम ए वेक्टर और y टाइम बी वेक्टर है और बराबर में अगर 0 है, क्या है, x टाइम ए वेक्टर और y टाइम्स बी वेक्टर है और बराबर में अगर 0 है तो फिर हम ये कह सकते हैं यहां पर कि पहला पॉइंट या तो ए वेक्टर 0 है और बी वेक्टर 0 है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, 0 है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि x और y दोनों 0 हो। ठीक है, x और y दोनों 0 हो। और या फिर तीसरी कंडीशन हम क्या कह देंगे, तो तीसरी कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि a और b दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज ध्यान रखें कि अगर ऐसी कहीं पर कंडीशन दी जाए कि दो वेक्टर्स का किन्हीं दो संख्याओं से गुणा करके जोड़ने पर 0 आ जाता है तो वहां 3 कंडीशंस हो सकती है, या तो ए और बी दोनों वेक्टर ही 0 होंगे, या दोनों कोएफिशिएंट गुणा 0 होंगे, या फिर दोनों वेक्टर पैरेलल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा, आपके काम आएगी आगे। ये तो तब है जब हमारे पास में से डायरेक्ट वेक्टर्स की बात की जाए। अगर सपोज करिए वेक्टर्स को जो है उसके घटक के रूप में लिखकर दिया जाए, यानी आई कैप जे कैप के कैप में, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि ए बी वेक्टर को जो है घटक के रूप में दिया जाए, यानी देखो ऐसे कि अगर ए वेक्टर जो है वो तो आ जाए A1 आई कैप, एक A2 जे कैप, A3 के कैप, और एक है हमारे पास बी वेक्टर जो कि है B1
आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। ठीक है, तो हमारे पास में दो अलग अलग वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। एक है बी वेक्टर B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। अब ये दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, क्या कि ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। ठीक है, ए वेक्टर क्या है, पैरेलल है, समांतर है बी वेक्टर के। तो फिर हम ये कहेंगे कि A1 अपॉन B1 बराबर होगा A2 अपॉन B2 के बराबर होगा A3 अपॉन B3 के। समझ में आ गई बात? ये चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है। वैसे ये आपको पता होगा कि जब दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती है, तब भी ये कंडीशन होती है कि एक्स वाई और एक कांस्टेंट तीनों का अनुपात आपस में अगर दो रेखाओं के लिए बराबर है, तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या कहलाती है, समांतर कहलाती है। ऐसे ही दो वेक्टर्स समांतर कहलाएंगे कब, जब उनके आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट का अनुपात आपस में बराबर आ जाता है। ठीक है, चलिए ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जितनी भी कंडीशंस आपको बताई जा रही है, ये सभी आपके आगे आने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस में हेल्प करेगी, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो यही सभी चीजें हमारे काम आने वाली है। ठीक, चलिए नोट डाउन करिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि हमारे पास में कोई भी तीन बिंदु है। क्या है, तीन बिंदु है ना, कोई भी तीन पॉइंट्स है, और उन तीनों पॉइंट्स का एक ही लाइन में, क्या एक ही लाइन में समरेखीय होने के लिए क्या कंडीशन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे तीन बिंदुओं का समरेख। ठीक है, क्या बात करेंगे, तीन बिंदुओं, तीन बिंदुओं का समरेख, यानी तीन बिंदुओं का समरेखीय यानी एक ही लाइन में होने की क्या कंडीशन है। तो तीन बिंदुओं का समरेख यानी कि एक ही लाइन में होने की क्या कंडीशन है। तो पहली कंडीशन इसके लिए आप लिखेंगे, और पहली कंडीशन ये है कि तीन बिंदु है। ठीक है, तीन बिंदु, और वो तीन बिंदु कौन कौन से हैं, तो तीन बिंदु है ए, बी और सी। ठीक है, तीन बिंदु है ए, बी, सी समरेख होते हैं, समरेख होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, समरेख यानी कोलिनियर होते हैं यदि सदिश, यदि सदिश ए बी, ठीक है, यदि सदिश ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है, ए बी, बी सी, सी ए में कोई दो जो है समांतर सदिश है, कोई दो समांतर सदिश है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में फिक्स रखना है कि यदि हमारे पास कोई तीन बिंदु है ए बी सी, और वो सरेखीय होते हैं यानी एक ही लाइन में है, कोलिनियर होते हैं, यदि जो है आपका ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। अगर कोई भी दो वेक्टर समांतर है, तो समांतर होने पर जो है क्या होगा, वो जो है आपके तीनों बिंदु समरेखीय कहलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस पॉइंट को समझ गए होंगे। इस पर आधारित अपन एक छोटा सा क्वेश्चन भी अभी करेंगे, लेकिन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब जो है अपन बात करते हैं आगे। देखिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं, आप क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। चलिए क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है, तो एक ए पॉइंट है हमारे पास, वेक्टर नहीं है, ए पॉइंट है, और ए पॉइंट जो है वो दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ऐसे ही एक बी पॉइंट है जो कि है हमारे पास i कैप माइनस जे कैप, और एक सी पॉइंट है जो कि है हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप। इस प्रकार से हमारे पास ये तीन पॉइंट आ गए। क्या क्या पॉइंट आ गए, तो ए बी और सी तीनों पॉइंट आ गए। अब इन तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, ए बी, बी सी, सी ए तीनों वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तीनों सदिश ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा तीन सदिश क्या क्या आ जाएंगे, तो ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर क्या होगा, तो आपको पता ही है, बी में से ए को घटा देंगे, तो आई माइनस 2i कैप करेंगे तो माइनस का i कैप, और माइनस जे कैप माइनस 3j कैप तो हो जाएगा माइनस 4j कैप। फिर आ जाएगा बीसी वेक्टर, तो बीसी वेक्टर क्या आएगा, तो i कैप माइनस i कैप तो हो जाएगा 0, 2j कैप माइनस का j कैप यानी प्लस, तो ये हो जाएगा 3j कैप। ठीक है, और सी ए वेक्टर, तो सी ए वेक्टर क्या होगा, तो सी माइनस अपने जो है सी ए वेक्टर के लिए क्या करेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी i कैप। ठीक है, फिर 3j कैप माइनस 2j कैप प्लस का j कैप आ जाएगा। ये लो, तो ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर तीनों वेक्टर्स अपन ने निकाल लिए। अब इनमें से हमें ये चेक करना है कि कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गए तो फिर वो जो है सदिश हमारे ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, समरेखीय होंगे, अदरवाइज ये समरेखीय नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर ये समांतर है या नहीं। तो देखो ए बी और बी सी की बात करते हैं, तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, a1/b1, a2/b2 और c1/c2 बराबर होना चाहिए। क्या -1/-1 है क्या, नहीं, ये तो जीरो है, इसका मतलब ये तो सेट ही नहीं हो रहा, तो ए बी और बी सी तो पैरेलल हो ही नहीं सकते। चलो फिर इसके बाद में अपन चेक करते हैं कि बी सी और सी ए का, ठीक है, किसका, बीसी और सीए का। तो देखो ऊपर है i कैप वाला 0, नीचे है 1, तो 0/1 तो 0 होता है, जबकि यहाँ आ रहा है 3/1 3, तो 0 और 3 कभी बराबर हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है पैरेलल। फिर अपन चेक करेंगे अब सी ए पैरेलल है ए बी के या नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई इसका इसका तो -1/1 और -4/1, तो ये आ रहा है -1, ये आ रहा है -4। क्या -1 और -4 बराबर होता है, नहीं होता, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब जो दो दो के पेयर्स बन रहे थे, हमने तीनों पेयर चेक करे, लेकिन कोई भी दो वेक्टर समांतर नहीं है, अतः हम ये कहेंगे कि जो ए बी और सी बिंदु है यह समरेखीय बिंदु नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी असमरेखीय है। ठीक है, असमरेखीय है, असमरेखीय, असमरेखीय बिंदु है। क्लियर, चलिए, तो इसी के साथ अपना जो है ये पॉइंट यहाँ पर, जो पीछे अपना एक पॉइंट लिखा था वो यहाँ पर क्लियर हुआ इस क्वेश्चन को समझने से। अगर इसमें से कोई भी एक पेयर पैरेलल आ जाता है ना, पैरेलल होने की क्या कंडीशन है वो मैं आपको पीछे समझा चुका हूं, तो आप वहां से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन ने देख लिया कि एक भी पैरेलल नहीं आ रहा है, पैरेलल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब फिर ये समरेखीय नहीं है। अगर कोई भी दो भी पैरेलल आ जाते तो फिर ये समरेखीय कहलाते। ठीक है, चलो लिखिए, नोट डाउन करेंगे। फिर हम तीन बिंदुओं के लिए बात करते हैं कि कोई भी तीन बिंदु जो है वो जो है आपके क्या है या नहीं है, इसकी समरेखीयता की बात करेंगे। ठीक है, चलो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि यदि ए बी सी तीन बिंदुओं, नेक्स्ट पॉइंट स्टार डाल के, यदि ए बी सी, ठीक है, यदि ए बी सी तीन बिंदुओं, तीन बिंदुओं
ठीक है। तो यदि हमारे पास ए बी सी तीन बिंदुओं के स्थिति सदिश के स्थिति सदिश क्रमशः यानी पोजीशन वेक्टर क्या स्थिति सदिश क्रमशः क्या दे रखे हैं, तो हमें दे रखे हैं ए बी और सी। ठीक है, तो मान लीजिए स्थिति सदिश है ए वेक्टर बी वेक्टर और फिर सी वेक्टर। ठीक है, तो ए बी और सी वेक्टर क्लियर। तथा तथा एक्स वाई और जेड क्या एक्स वाई और जेड तीन अदिश राशियां तीन अदिश राशियां अदिश राशियों का मतलब समझ गए ना। अदिश राशि का मतलब हो गया स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, यानी नंबर्स है कोई एक दो तीन चार पांच ऐसे कोई भी माइनस में प्लस ऐसे अदिश राशियां। और इसमें भी कंडीशन है कि सभी एक साथ शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो सभी शून्य नहीं। हाँ, कोई भी एक दो हो सकती है लेकिन तीनों की तीनों एक साथ शून्य नहीं हो सकती, तो सभी शून्य नहीं। तो इन बिंदुओं तो इन बिंदुओं ठीक है, तो इन बिंदुओं के समरेख के समरेख समरेख मतलब कि एक ही लाइन में होना। ठीक है, समरेख होने के लिए होने के लिए के लिए आवश्यक यानी कि नेसेसरी। ठीक है, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध आवश्यक एवं पर्याप्त इसी से बस पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और जो है कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। और वो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, तो वो ये है कि जो x है उसका मल्टीप्लाई a वेक्टर से, y है उसका मल्टीप्लाई b वेक्टर से, z है उसका मल्टीप्लाई c वेक्टर से बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x ए कैप ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर तीनों का जो योग करेंगे वो 0 होना चाहिए। जबकि यहां पर कब ये 0 होगा, तो इसकी कंडीशन ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो। ठीक है, तो जबकि जबकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ जाता है तो हम जो है एक्स वाई जेड की यहाँ वैल्यू ऐसे पुट करेंगे कि ये 0 आ जाए। समझ में आई बात। तो हमें ये ध्यान रखना है हमारे दिमाग में कि अगर तीन बिंदु दो बिंदुओं के लिए तो क्या है कि कोई भी जो है पोजीशन वेक्टर साथ तीन निकालेंगे, फिर उसमें से दो पोजीशन वेक्टर को चेक करेंगे कि वो समांतर है या नहीं। और अगर हमें तीन के लिए चेक करना है तो तीनों वेक्टर का तीन अलग अलग अदिश राशियों से गुणा करेंगे और फिर योग करेंगे और क्या आ जाएगा 0 आना चाहिए। लेकिन तीनों जो अदिश राशियां ली जाएगी उन तीनों अदिश राशियों की कंडीशन ये होगी कि तीनों अदिश राशियों का योग जब करें तो वो भी शून्य आना चाहिए। समझ में आ गई बात। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे, किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगर जो है हम इस चीज को चेक करना चाहते हैं तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए, तो क्वेश्चन के माध्यम से इसे हम चेक भी कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चंस में ऐसे ही करवा रहा हूं, साथ में अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से करेंगे। तो लिखेंगे कि यदि तीन बिंदुओं क्वेश्चन लिखेंगे यदि तीन बिंदुओं यदि तीन बिंदुओं ए बी तथा सी। ठीक है, ए बी तथा सी के स्थिति सदिश के स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्रमशः क्या है, तो स्थिति सदिश है क्रमशः 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b
ठीक है, ये किसका है? तो तीन बिंदु है ए बी सी, उसमें से ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 2a माइनस 3b। ऐसे ही दूसरा वाला है बी खुद ही, ठीक है, तथा जो सी वेक्टर है वो हमें दे रखा है a माइनस बी हो तो a माइनस बी हो तो ए तथा बी, ए बी तथा सी समरेख यानी कि कोलिनियर समरेख है। ठीक है, क्या है? समरेख है। क्योंकि इसका रीजन देखेंगे क्यों है समरेख। क्योंकि अब देखिएगा, क्योंकि हमारे पास में क्या है, तो तीन सदिश हैं जो कि है 2a माइनस 3b। ठीक है, फिर एक है हमारे पास में b, फिर एक है हमारे पास में a माइनस b, और बराबर हमें क्या लाना है? जीरो लाना है। बराबर में हमें क्या लाना है? जीरो लाना है। तो जीरो कब आएगा? तो देखिए दोस्तों कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं एक से। ठीक है, और हम इसको पता कैसे करते हैं कि एक से ही गुणा करना है? तो पता ऐसे करा मैंने कि देखिए भाई, यहां पर है माइनस का 3b, यहां पर है b, यहां पर है माइनस b। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट जोड़ू तो b और माइनस b तो जीरो हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस 3b भी हटाना है, और माइनस 3b तब हटेगा जब केवल इसका 1 से हो जाएगा। 2 से हो गया तो माइनस 6 भी आ जाएगा, नहीं b की वैल्यू और बढ़ा देगा। और ए जो है वो भी 2a है, यहाँ पर एक है, तो एक तो उल्टा कम करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर ये और बड़ा हो जाएगा, इसलिए। फिर देखो, अब ये आ गया माइनस 3b। यहां पर हम जो है इधर भी केवल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। केवल किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। ठीक है, तो देखो 2a का 2a ही रहेगा, माइनस 3b का माइनस 3b, ये प्लस का b आ जाएगा, तो बन जाएगा 2a माइनस 2b। क्या बन जाएगा? 2a माइनस 2b, है ना। अब मेरे पास में इतने को सॉल्व करने पर क्या बन रहा है वो देखो भाई, 2a माइनस 2b बन रहा है। अब यहां पर क्या है? a माइनस बी है। a माइनस बी का मल्टीप्लाई किससे करूं कि वो माइनस का 2a और प्लस का 2b ला करके दे दे। तो मैं यहां अगर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो माइनस 2 इंटू ए, माइनस का 2a, जबकि ये प्लस का 2a है, कट जाएगा। माइनस का 2 इंटू माइनस का b हो जाएगा प्लस का 2b, और यहां आ जाएगा माइनस 2b, तो प्लस 2b माइनस 2b भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये देखो इधर हो गया खेल खत्म। ये लो, और बराबर देखो जीरो आ ही रहा है, ये यहां पर जो जो कट रहे हैं वो काट दीजिए। तो देखिए भाई, प्लस 2a माइनस 2b प्लस 2b, तो जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। और जैसे ही जीरो बराबर जीरो हुआ, तो बताइए मैंने क्या बोला था? तीनों वेक्टर को जोड़ने पर जीरो आना चाहिए, जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों एबीसी जो है वो समरेखीय है। और साथ ही साथ क्या बोला था कि जिसका मल्टीप्लाई करोगे, जिन अदिश राशियों का मल्टीप्लाई करोगे उनका योग भी शून्य होना चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई किस किस का किया है? तो देख लीजिए आप, ये रहा हमारे पास में किस किस का किया है, एक, एक और माइनस 2 का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक, एक और ये माइनस 2, क्या आ रहा है? जीरो। हाँ आ रहा है, 2 - 2 बराबर जीरो ही तो होता है, तो जीरो बराबर जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये भी जीरो आ रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होने पर क्या ये जीरो हो रहा है? हाँ हो रहा है। और इसके जीरो होने पर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो रहा है? हाँ हो रहा है। इसका मतलब एबीसी तीनों के तीनों बिंदु क्या है? समरेखीय बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ गए होंगे कि दो बिंदुओं के समरेखीय होने की कंडीशन और तीन बिंदुओं के समरेख होने की कंडीशन का कैसे उपयोग करेंगे और क्या काम का है। ठीक है, ये क्वेश्चंस इस पर आधारित जो है हमसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है, इसको एक बार आप नोट डाउन करिए। फिर जो कोप्लेनर, अभी तो अपन ने बात करी समरेखीय की, एक ही लाइन के। ठीक है, और अब अगला पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है समतलीय यानी कि कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक, चलो, तो अब आप हेडिंग डालेंगे समतलीय सदिशों का गुणधर्म। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे समतलीय समतलीय सदिशों
समतलीय सदिशों का गुणधर्म, यानी कि जो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो समतलीय सदिशों का जो गुणधर्म है वो क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास में तीन ए बी और सी, कोई भी तीन, या एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कोई भी नाम से आप रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैं एबीसी बता रहा हूं या आपको बुक में कहीं एबीसी मिल रहा है तो एबीसी मानना है, नहीं। तो हमारे पास में तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी, जो कि क्या है, समतलीय सदिश है, ऐसा हम पहले से मान रहे हैं। अगर वो समतलीय है तो किस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो हमें यहाँ देखना है। तो यदि ए बी और सी तीन समतलीय सदिश हो तो किसी भी एक सदिश, क्या कोई भी एक सदिश जो होगा उसको आप बचे हुए जो दो वेक्टर्स बचते हैं, है ना, उस दोनों वेक्टर्स को आप क्या कर सकते हैं, तो एक घात के रूप में उनके जो है बहुपद बनाकर लिख सकते हैं। एक घात का मतलब है उसका दो बचे हुए वेक्टर्स को अपन किसी न किसी ऐसी दो अदिश राशियों से गुणा करेंगे तो उनका योग करने पर तीसरा वाला वेक्टर आ जाएगा। कैसे आएगा, इधर देखो थोड़ा सा। मान लो ए बी और सी ये तीनों क्या है, समतलीय सदिश, समतलीय सदिश, ठीक है। एबीसी तीनों के तीनों क्या है, समतलीय सदिश है। तो हम एबीसी जो समतलीय सदिश है, इन समतलीय सदिश में अपन ए वेक्टर को, यानी जो ये ए वेक्टर है इसे आप लेमडा टाइम्स बी वेक्टर प्लस एल्फा टाइम्स सी वेक्टर के रूप में लिख सकते हो। क्या, तो आप किसी भी एक वेक्टर को, है ना, ए वेक्टर को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। अगर आपकी इच्छा करे कि नहीं मैं तो सिर्फ बी वेक्टर को लिखना चाहता हूं तो आप इसको भी यही लिख सकते हैं, लेमडा ए वेक्टर प्लस एल्फा सी वेक्टर। आपकी इच्छा करे कि नहीं सर मैं तो इसको नहीं सी वेक्टर को लिखना चाहता हूं तो सी को लिखेंगे, तो वो भी हो जाएगा लेमडा ए प्लस एल्फा बी वेक्टर, ये लो, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने क्या कहा है कि जो तीन समतलीय सदिश है उसमें से एक समतलीय सदिश को शेष बचे हुए दो जो सदिश है उनको अपन एक घात के रूप में लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास में लेमडा एल्फा लेमडा एल्फा लेमडा एल्फा है ये एक घातीय होने चाहिए, एक घातीय, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से हम एक घातीय रूप में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं इन तीनों वेक्टर्स को अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास में जो तीन समतलीय सदिश होते हैं उन तीनों समतलीय सदिशों का किन्हीं भी तीन अदिश राशियों से गुणा करने पर जो योग आता है वो जीरो आना चाहिए। मतलब कि कहने का ये है कि जो ये ए बी और सी तीन वेक्टर है इनका मल्टीप्लाई करो, एक्स से किया, फिर वाई से किया, फिर जेड से किया, तो इनका योग क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये जो एक्स वाई और जेड है ये सभी शून्य नहीं होने चाहिए, एक तो सभी शून्य नहीं हो, ठीक है, एक साथ सभी शून्य नहीं होने चाहिए। तब भी जो है अगर इन तीनों का योग किया जाए तो वो शून्य आना चाहिए। समझ में आ गई बात, ये चीज आपको ध्यान रखें। और ऐसे सदिश जो ऐसे आपके जो है इस कंडीशन को फॉलो करे या इस कंडीशन को फॉलो करे, ऐसे सदिशों को लिनियरली डिपेंडेंट कहा जाता है, यानी एक घातीय परतंत्र सदिश कहते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ऐसे सदिश, ऐसे सदिश एक घातीय परतंत्र, ठीक है, लिनियरली डिपेंडेंट परतंत्र कहलाते हैं। क्लियर, चलिए तो ये भी ध्यान रखें। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको सही कर लेता हूं, ये लीजिए, क्लियर, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन को करेंगे ताकि आप लोगों को और भी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है क्वेश्चन,
तो मान लीजिए हमारे पास में कोई भी तीन वेक्टर्स हैं। क्या है? कोई भी तीन वेक्टर्स हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ए वेक्टर है और वो ए वेक्टर जो हमें दे रखा है वो मान लीजिए दे रखा है हमें 2 i कैप -3 j कैप। ऐसे ही एक बी वेक्टर है और वो हमें दे दिया गया i कैप +2 j कैप। ऐसे ही सी वेक्टर है और जो सी वेक्टर है देख लीजिएगा एक बार, 2 i कैप +3 j कैप कर लेते हैं। और यहाँ पर बी वेक्टर जो है वो i कैप-j कैप है ना। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। एक्चुअली एग्जैक्ट वही क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ जो आया हुआ है, बाकी तो अपने पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन। और ये हो जाएगा i कैप +9 j कैप। ठीक है, ये लीजिए। तो ए बी और सी तीन हमारे पास में वेक्टर्स आ गए। अब इस तीनों वेक्टर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो है यहाँ पर सी वेक्टर्स को इन दो वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो देखो, सी वेक्टर के बराबर क्या है, तो यहां देखेंगे तो i कैप +9 j कैप है। हमें क्या करना है, तो यहां पर देखो, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इनके आगे कोई ना कोई लेमडा और एल्फा लगाना है। ठीक है, अब लेमडा और एल्फा की वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान लीजिए लेमडा लगा दिया, ए वेक्टर की वैल्यू क्या थी, 2i कैप 3 j कैप प्लस एल्फा इंटू i कैप -j कैप। तो देखिएगा लेमडा, तो यहां पर आ जाएगा 2 लेमडा और यहां से आ जाएगा एल्फा और ये क्या आ गया, i कैप। ऐसे ही यहां पर प्लस में j कैप और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 लेमडा माइनस का एल्फा। ठीक है, और यहाँ क्या है, तो i कैप +9 j कैप। अब i कैप का कंपैरिजन j कैप का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ देखो i कैप की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 लेमडा + एल्फा और यहाँ कितना है, 1। ऐसे ही 3 लेमडा -एल्फा और इधर कितना है, 9। क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, प्लस का एल्फा माइनस का एल्फा कट गया, इधर से आ गया 5 लेमडा और इधर से आ गया 10। इधर क्या करेंगे, काट पीट मचा देंगे, तो 5 से 2 बार कट जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, देखिए लेमडा बराबर आ गया 2। लेमडा बराबर क्या आ गया, 2। जैसे ही लेमडा बराबर 2 आया, इस लेमडा बराबर 2 को यहां पुट किया तो 2 दूनी 4, तो एल्फा बराबर आ रहा है -3। तो एल्फा और लेमडा दोनों चीज हमारे पास निकल कर आ गई। एल्फा की वैल्यू आई -3, लेमडा की वैल्यू आ गई 2। तो यहां से इस प्रकार अब हमें ये पता चल गया कि सी वेक्टर के बराबर अपन क्या लिखेंगे, तो सी वेक्टर बराबर लिखेंगे 2a वेक्टर -3b वेक्टर। तो ये देखिए, क्या हमने सी वेक्टर को ए और बी वेक्टर्स के टर्म में लिख लिया या नहीं, लिख लिया ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है और आपसे ये जो लेमडा और एल्फा है इस प्रकार का कोई और भी कोफिशिएंट के नाम दे सकते हैं, एक्स वाई वगैरह, उनकी इच्छा अनुसार, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी और वेक्टर टॉपिक जो है आपको अच्छा लग रहा होगा। अब बहुत ही जल्दी अपन जो है वेक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन को पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर आधारित क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर 100% आने वाला ही है। ठीक है, और ये वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन वाला पोर्शन है वो तो आगे भी हमारे काम आएगा। चलिए, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।